मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ और मैं आज आपको बहुत ही ज़रूरी और ये भी जान बचाने वाला वीडियो है। वैल्व्स ख़राब हो जाते हैं, हार्ट के वैल्व्स और हृदय के वाल्व ख़राब हो जाते हैं जब तो ज़िंदगी बहुत कम रह जाती है, हार्ट फेल हो जाता है और यह हार्ट अटैक से फ़र्क होता है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट का पंप एक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैल्व में चाहे सिकुड़न हो चाहे लीकेज, उसको बोलते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ और उसका सबसे बड़ा कारण है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो इसमें एक तो जान चली जाती है वैल्व की बीमारी से, दूसरी जान चली जाती है जो अब तक हम लोग इसका इलाज कर रहे थे 1940 से जो इलाज चला आ रहा है आज तक भी कई जगह जो इलाज पेनिसिलिन और एस्पिरिन से इसका इलाज हो रहा है वो भी जानलेवा ड्रग्स है। पेनिसिलिन से भी जान जाती है सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन से और एस्पिरिन से जान जाती है रीच सिंड्रोम या सीवियर रिएक्शन से या एस्पिरिन हाई डोज लेने से ब्लीडिंग से। तो ये दो दवाएं जो यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग 1940 से रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ट्रीट करने के लिए, वो दवाई भी जानलेवा है। तो इसीलिए इसके लिए डायग्नोसिस के लिए और मैनेजमेंट के लिए, डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस जो जोड़ों में दर्द और जोड़ों का ख़राब हो जाते हैं, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ हार्ट वाल्व डिजीज़, इसके लिए नया रेजीम है आरतीज रेजीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस जो जोन्स क्राइटेरिया 1947 से चला आ रहा था, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया नहीं यूज़ करना है, ना वो इलाज जो पहले जोन्स कमिटी ने, मैनेजमेंट कमिटी ने दिया, वो इलाज भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल इलाज मैं बताऊंगी आपको। ये जो आर्मर रेजिम है, आरतीज रेजिम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, ये पिछले हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं करीब 14-15 साल से, परंतु अब ये 10 साल से लगातार पब्लिश्ड है, एविडेंस बेस्ड है, प्रूव्ड है और ये वेरियस चैलेंजेस के लिए प्राइम टाइम CME में भी इसको प्रेजेंट किया है मैंने लगातार। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया और इवन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जो दो बड़े लार्जेस्ट एसोसिएशंस हैं, बॉडी ऑफ एरुडाइट लर्नेड डॉक्टर्स है, बॉडी ऑफ रिसर्चर्स है इन मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी, उनके सामने लगातार प्रस्तुत किया है जितने चैलेंजेस हैं उनको और जितने कंट्रोवर्सीज थे, जितने इसमें डायलेमा था इस आर्मर रेजिम या जोन्स क्राइटेरिया को लेकर फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, सारे ये चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज, डिलेमास, कन्फ्यूजन्स और जितनी एम्बिगुइटीज़ थी, ये सारे हमने ख़त्म कर दी है। फाइनली आज के तारीख में कोई भी इसका चैलेंज नहीं है। फिर भी इस वीडियो के बाद कोई किसी को कोई चैलेंज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो वो हमें रेफ़र कर सकते हैं। लगातार मेडिसिन अपडेट, कार्डियोलॉजी अपडेट, प्रोग्रेस इन मेडिसिन, CSI टेक्स्ट बुक ऑफ कार्डियोलॉजी में भी ये आर्मर रेजिम दिया हुआ है। और अब ये जो आई थिंक द ओनली बुक डेडिकेटेड टू एक्यूट रूमेटिक फीवर, क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो बुक यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी इसकी एडिटर हैं, डॉक्टर IB विजय लक्ष्मी एंड recommended by जॉर्ज चेरियन। ये दो बहुत बड़े नाम हैं कार्डियोलॉजी में और स्पेशली डॉक्टर विजय लक्ष्मी का नाम है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में बहुत उनका किताब, बहुत लिटरेचर है, बहुत रिसर्चेस हैं। उसके बाद उन्होंने और डॉक्टर अनीता सक्सेना ने जो कार्डियोलॉजी के हेड थी एम्स में, एम्स न्यू दिल्ली में, उन लोगों ने इको कार्डियोग्राफिक क्राइटेरिया दिया है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो मैंने आर्मर रेजिम में भी इंक्लूड किया है। ये इन्हीं की वजह से है कि एको कार्डियोग्राफी से कोई डाउट नहीं हो जाता डायग्नोसिस का ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो इस बुक में जो चैप्टर है उसमें पूरा आपको
इसमें कंट्रोवर्सीज एंड कंसेंसस इन रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले चैप्टर में ये पूरा आर्मर रेजीम के बारे में अलग से दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि इसी बुक में रूमेटिक फीवर की द ओनली बुक जो टेक्स्ट बुक है डॉक्टर आई.बी. विजयलक्ष्मी की 2nd एडिशन, इसमें ये पूरा आर्मर के ऊपर ये चैप्टर है और सब चैप्टर है जिसमें पूरा आर्तीज रेजिम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट बाय आर्मर के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा जो इस साल की प्रोग्रेस इन मेडिसिन है 2022, ये पब्लिश बाय एपीआई इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ये लार्जेस्ट पब्लिकेशन है फिजिशियंस का। उसमें पूरा चैप्टर है हमारा RHD, जोन्स क्राइटेरिया टू आर्मर। ये क्राइटेरिया आपको रिप्लेस किया आर्मर से, फ्रॉम बायोस्कोप टू नेटफ्लिक्स, उसी तरह से है जैसे बायोस्कोप टू नेटफ्लिक्स। और ये मैं इसके ऑथर हूँ और ये भी रिकग्नाइज्ड है अभी लेटेस्ट पब्लिकेशन में एपीआई का। तो इसके बारे में मैं बताऊं, जिनको भी वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मतलब उनको समस्या रहती है धड़कन की, घबराहट की, सांस फूलने की, सूजन की, थकान की, क्रॉनिक फटीग की, पैरों में सूजन आ जाता है और इतनी घबराहट होती, उलझन होती है, इतनी कमजोरी कि उठ के बैठ के काम करना भी मुश्किल है। आज ये वीडियो बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है अगर आपको वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। देखिए, हृदय रोग, 2 मेजर हृदय रोग होते हैं। एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, दिल का दौरा। दूसरा होता है हार्ट वेल्व की बीमारी। हार्ट में 4 वेल्व्स होते हैं और ये वेल्व की वजह से अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी है तो आपको आपकी ज़िंदगी तो बहुत कम हो जाती है, अचानक मौत हो सकती है, सडन डेथ। इसके अलावा डे टू डे लाइफ कैरी ऑन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या लक्षण होते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के? वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं वो है जैसे घबराहट होना, उलझन होना, सांस फूलना, थोड़ा सा भी काम करने, थोड़ा बहुत चलने फिरने पे आपकी अगर सांस उखड़ती है, सूजन आना, पैर में, हाथ में, मुंह पर भी सूजन आ जाना और ख़ास करके शाम के वक्त आपके एड़ी पे सूजन दिखाई देने लगे और इतनी कमजोरी हो कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते, हाँफने लगते हैं, लेटते ही आपकी सांस उखड़ती है, बैठ के ही सांस आती है, आप बैठते हैं या आगे झुकते हैं तभी आपको सांस में आराम, लेटते ही बहुत सांस उखड़ती है, बीच रात में नींद खुल जाती है और आपको अचानक बीच रात में नींद खुल के इसे एक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो जाता है और थपनिया, माने आप बैठ के ही सांस ले पाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत है, अचानक नींद खुलेगी और आपको इतनी घुटन होगी कि आप दरवाज़ा खिड़की खोल के और गहरी गहरी सांस लेंगे तब जाके आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह के एक्यूट पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, इस तरह का सांस उखड़ना अगर आपको है तो ज़रूर आपको हार्ट वेल्व की बीमारी है। तो इसको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके तुरंत दिखाइए। लेकिन मैं सारे कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी एड्रेस कर रही हूँ, सारे मरीजों को, यदि आपको वेल्व हार्ट की बीमारी है तो आप इसके लिए अगर पेनिसिलिन, एस्पिरिन ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करिए, वो खुद ही जानलेवा होता है। और अभी तक ये डेकेड से, करीब 70 साल से यह इलाज इसका चलता आया है, जोन्स कमिटी जो विदेश में स्थित है। तो मैं इसके बारे में बताऊं, नंबर 1 इसको डायग्नोसिस करने के लिए कैसे पता लगे, कैसे निदान करें इसका कि यह रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। नंबर 1, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द बड़े जोड़ों में होगा, जैसे घुटने में और एल्बो वगैरह, ये एड़ी में, रिस्ट में। मीडियम साइज जॉइंट, बड़े जॉइंट पर मीडियम साइज जॉइंट में दर्द हो, जोड़ों में चलने फिरने में दर्द हो,
थोड़ी बहुत सूजन आ सकती है, सूजन हो या ना हो, इस तरह का दर्द, और कभी एड़ी में, कभी घुटने में, कभी एल्बो में, फ्लीटिंग, मूविंग फ्रॉम वन जॉइंट टू अदर, माइग्रेटरी, इस तरह का जोड़ों का दर्द हो, 4 दिन में ठीक हो गया एक जॉइंट, दूसरा शुरू हो गया, वो हफ्ता भर रहा, 3 दिन दूसरा रहा, इस तरह का जो दर्द है, माइग्रेटिंग, फ्लीटिंग, फ्लिट्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, आर्थराइटिस, आर्थ्रेल्जिया, इस तरह का जोड़ का दर्द रूमेटिक फीवर हो सकता है। नंबर 2, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। आपको अगर कार्डाइटिस है, हार्ट का साइज बढ़ गया और हार्ट में पानी आ गया झिल्ली में, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, मरमर आने लगे, आप ऐसे हाथ रखते हैं या लेटे हैं, उल्टा लेट जाएं तो अपनी ही ब्लड फ्लो की आवाज़ आए, उसको कहते हैं मरमर, शौ 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 शौ, कोई मरमर की आवाज़ आए, डॉक्टर लोग अगर आला लगा के बताते हैं कोई मरमर है। तो ये 3 चीज़ हो, हार्ट साइज इंक्रीज हो, हार्ट फेलियर हो, मरमर्स आ जाए, न्यू मरमर आ जाए, चेंज इन मरमर, और झिल्ली में पानी भर जाए, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ये लक्षण है तो ज़रूर आपको रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। 2 क्राइटेरिया ये मैंने बताया, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। तीसरा जो मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर विजयलक्ष्मी, डॉक्टर अनीता सक्सेना ने बहुत काम किया इस पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज वर्क है इनका, एको कार्डियोग्राफिक क्राइटेरिया। इको अगर करते हैं बड़ी मशीन से, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड अगर देखा जाए तो उसमें इस तरह का पिक्चर होता है, रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, वाल्व की बीमारी में। सेंसिटिविटी भी उसकी इतनी हाई है कि जो सब क्लिनिकल केसेस हैं उसमें आप फॉर एवरी 1 केस 10 और अनकवर हो जाते हैं। सब क्लिनिकल केस ये इकोकार्डियोग्राफी करने से आप बहुत ज़्यादा केसेस और अनकवर कर सकते हैं, लक्षण भी आने के पहले। इसलिए इकोकार्डियोग्राफी क्राइटेरिया ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें लेके बना आर्मर रेजिम फॉर डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस या एविडेंस ऑफ हार्ट इन्वॉल्वमेंट, नंबर 3 एकोकार्डियोग्राफी, बस 3। जोन्स क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, माइनर है, मेजर है, एसेंशियल है, बहुत कुछ। इसमें मैंने ये नहीं बताया आपको स्ट्रेप्टोकॉकस से तो ये बीमारी होती है, पर स्ट्रेप्टोकॉकस दिखता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया का प्रेजेंस हार्ट में देखकर डायग्नोस करें या ब्लड में, नहीं। सोर थ्रोट भी होकर ठीक हो जाता है 9 दिन में। सोर थ्रोट में स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया जो ये डिजीज़ कॉज करता है, पर आप स्ट्रेप्टोकॉकस से नहीं डायग्नोस कर सकते, क्योंकि अधिकतर केस में स्ट्रेप्टोकॉकस का या उनके एंजाइम्स का या एंटीबॉडीज़ का एविडेंस नहीं मिलता। फिर भी आपको, अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, फिर भी आपको इसको ट्रीट करना है सोर थ्रोट को एजिथ्रोमाइसिन से। अभी डोज बताएंगे। नंबर 2 जो है इसका मैनेजमेंट पे जब आते हैं तो सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। अभी तक आप एस्पिरिन यूज़ करते थे, जोन्स का क्राइटेरिया चला आ रहा था आज तक, आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं, जबकि मैंने 10 साल पहले आर्मर रेजिम निकाला, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग नहीं फॉलो करते, फिर भी डॉक्टर नहीं फॉलो करते, अभी भी एस्पिरिन और पेनिसिलिन जैसी टॉक्सिक दवाइयाँ, जानलेवा दवाइयाँ यूज़ करते हैं। या नेट पे आर्मर रेजिम मिलेगा मेरा, मैं बताती भी रहती हूँ, बहुत जगह पब्लिश कराया मैंने, बहुत सारे जर्नल्स में भी आ चुका है। इसको पढ़िए, समझिए, नहीं तो मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करिए, ईमेल करिए और यही यूज़ करिए। आर्थराइटिस के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, एस्पिरिन 10-12 ग्राम, 8 से 12 ग्राम देते हैं डेली, 3-3, 4-4 टैबलेट हर 6 घंटे पकड़ा देते हैं, खाने को देते हैं बच्चों को। 5 से 15 साल ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है, होती तो अब ये 50-60 साल तक के भी उम्र में है। और आप 12 से 20 गोली एस्पिरिन खिलाते हैं, वो इतना टॉक्सिक, पेट में जलन, पेट में अल्सर, खून की उल्टियाँ, सडन डेथ भी हो सकता है, रीच सिंड्रोम, सर्दी जुकाम, राइनाइटिस, हेडेक, टिनिटस, कान बजने लगता है, चक्कर आने लगता है, इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। एस्पिरिन खाना आसान बात नहीं है। और वो कितना दिन, 6 वीक्स टू 6 मंथ, 6 हफ्ते से 6 महीने तक देते हैं, जब तक ये सार नॉर्मल ना आ जाए, सब सेटल ना कर जाए। और धीरे टेपर करते हैं, सीधे बंद कर देंगे, रिबाउंड होगा, लिखा है ना किताबों में, रिबाउंड होगा, होता है। पर मेरी दवा सिर्फ 5 दिन देना है। क्या? एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक या निमोसलाइड, सेफ है बिल्कुल, 5 ही दिन तो देना है। 100 गुना सेफ है एस्पिरिन से। जो लोग कहते हैं निमोसलाइड वगैरह टॉक्सिक है,
100 गुना सेफ है। 5 दिन देना बस, 5 दिन 200 mg BD, चाहे डाइक्लोफेनाक, एस्क्लोफेनाक या निमुसलाइड। 5 दिन बाद आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है। नहीं होता 5 दिन और दे दीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ 6 हफ्ते से 6 महीने तक आप एस्प्रिन दे रहे हैं, कई लोग दे रहे हैं, गलत है। मरीज भी अवेयर हो जाए, नहीं लेना एस्प्रिन। और पेनिसिलिन अभी भी लगवा रहे हैं लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में लगवा रहे हैं। जबकि मेरा आर्मर रेजिम मैंने कहाँ नहीं प्रेजेंट किया होगा, जा जा के हर जगह, हर कॉन्फ्रेंस में, बहुत मेडिकल 20-25 मेडिकल कॉलेज में जाके प्रेजेंट किया है कि मत यूज़ करो। वाइड पब्लिश कराया आर्टिकल्स, और बहुत सारा यूट्यूब में भी डाला है। और मैंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी में 4 WCC में भी प्रेजेंट किया है, पब्लिश कराया उनके सुवेनियर्स में और उनके जर्नल में भी। कॉलेजेस में जाके लेक्चर लिए हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। इसके बाद ट्रीटमेंट प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। किसी को हो गया है, सोर थ्रोट हुआ, उसके बाद रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, 38 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से हो गया है अगर, तो आप नॉट जोन्स में बहुत फैलेसीज हैं, वो अप्लाई करेंगे। अगर किसी को खाली एरिथेमा मार्जिनेटम है, नोडुल्स है और स्ट्रेप्टोकॉकस तो पॉजिटिव, सबका, बहुत लोग का आ सकता है, तो स्ट्रेप्टोकॉकस भी पॉजिटिव आ गया। और ये तो आप एक मेजर और 2 माइनर करके, जिसमें फीवर, आर्थ्रेल्जिया, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और मेजर भी है, बहुत कॉमन एरिथेमा मार्जिनेटम के और भी कॉज होते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल के और भी कॉज होते हैं। इन पे अगर आप शुरू कर देते हैं तो ये गलत है। 38 क्राइटेरिया पे आप शुरू करिए। क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन? तो ये हो गया, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, अच्छे मकान हो, वेल वेंटिलेटेड हो और हरा भरा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ये होगा नहीं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। फिर ट्रीटमेंट जो है इसका, एजिथ्रोमाइसिन दीजिए, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, नॉट पेनिसिलिन। 1 in 10,000 डेथ भी बहुत होते। कई लोग कहते हैं अरे 1 in 10,000, पर जिसके बच्चे की डेथ हो गई उससे बोलिए कि अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा मर गया, ये तो 10,000 में एक होता। जिसका बच्चा मरा, जिसके कोई भाई बहन मरे, जिसके माता पिता मरे, उससे पूछिए 1 in 10,000 हो या 1 in लाख हो, वो तैयार है ऐसे दवा यूज़ करने के लिए। तो ये मत यूज़ करिए। एजिथ्रोमाइसिन सेफ है। 500 mg 1 डेली फॉर 5 डेज कंटिन्यूसली आप दीजिए। फिर मैं बताती हूँ, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ओरल, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई दर्द नहीं हिप में, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया, कोई गांठ नहीं, गिल्टी नहीं, एब्सिस नहीं, फोड़ा नहीं, कुछ नहीं जो आपको लगाना पड़ता है वो पेनिसिलिन, कोई ज़रूरत नहीं। आप एजिथ्रोमाइसिन 1 टैबलेट 500 mg डेली फॉर 5 डेज लीजिए। और आपको मालूम है इंटरनेशनल जर्नल में लिखा हुआ है, जर्नल ऑफ ऑटोलैरिंगोलॉजी में भी लिखा हुआ है, ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं और ये जर्नल मैंने कोट किया हर जगह कि इफ़ एजिथ्रोमाइसिन इज़ गिवन, और ये तो AHA का स्टेटमेंट भी है, एजिथ्रोमाइसिन इफ़ गिवन विद इन 9 days ऑफ सोर थ्रोट, 9 दिन के अंदर देते हैं आप गले में खराश के लिए, इवन इफ क्योर्ड, 3 दिन 5 दिन मान लिए ठीक हो गया, इफ गिवन विद इन 9 days, इवन इफ क्योर्ड ऑलरेडी, देन इफ यू गिव एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 OD for 5 days और 12 milligram per kg per day to children even, then very safe in children, then you can prevent all cases of rheumatic fever, rheumatic heart disease. तो हर केस जिसको गले में खराश हो उसको एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, 500 mg 1 OD for 5 days जरूर दीजिए। सिंगल डोज भी अगर आपने दे दिया तो वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है। और बच्चों में आप 250 mg भी दे सकते हैं। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन आपको देना है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 डेली फॉर 5 डेज, फॉलोड बाई, अगर प्रोफिलैक्सिस करना है, फॉलोड बाई 1 टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन एवरी संडे फॉर 1 year ओनली। 1 साल तक देना। 1 साल के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, उसके प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए, सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं है, सारे ऑटोइम्यून प्रोसेस ख़त्म हो चुका, विद इन 3 months ख़त्म हो जाता है। 6 महीना उसको अगर प्रोलॉन्ग करें, फिर भी अगर जहाँ पे वो है बच्चा री इन्फेक्शन रिलैप्स के चांस हैं। 1 year से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी
जो PSRA पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस ट्रीट करते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, उसमें रिकमेंडेशन है AHA का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का, कि 1 ईयर के लिए ही दिया जाता है प्रोफिलैक्सिस। हाँ, उन लोग तो पेनिसिलिन मेंशन करते हैं, पेनिसिलिन मत यूज़ करिए। तो मैं फिर से बताती हूँ, प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 daily for 5 days, followed by 1 tablet once a week for 1 year only. Once a week is sufficient to prevent, क्योंकि 6 days इसका इफेक्ट रहता है। इफ़ यू स्टार्ट विद 5 days, 6 days एक्शन रहेगा, 7th day भी आप देते हैं, तो कोई भी इसका बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स रहते नहीं हैं जो ऑटो इम्यून प्रोसेस शुरू करें या वाल्व डिस्ट्रक्शन करें। तो इस तरह जो अभी भी हमारे यहाँ पर करीब अभी तक तो करीब 40 लाख केस हुआ करते थे 2 डिकेड पहले तक। अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बहुत नहीं है, पर मान लीजिए 10 लाख केस भी हैं पूरे देश में, तो खैर बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा होंगे। 10 लाख भी है, और अगर ये आर्मर रेजिम आप फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हम इस बीमारी को इरेडिकेट कर सकते हैं। रीजंस और बहुत सारे हैं, पर आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगी। क्यों 1 ईयर देते हैं, क्यों एजिथ्रोमाइसिन, क्यों ओरल, क्या ओरल इफेक्टिव है, उससे खुद ही जो लक्षण होते हैं रूमेटिक फीवर के, कि दर्द, जॉइंट पेन्स और फीवर और वैल्वुलाइटिस, ये सारे लक्षण पेनिसिलिन इंजेक्शन से ही होते हैं। आर्मर रेजिम फॉलो करिए और एजिथ्रोमाइसिन दीजिए, और पेनिसिलिन, एस्पिरिन कोई ले भी रहा हो तो उसका बंद कराइए, उसको आर्मर रेजिम से ट्रीट करिए। कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल दिया हुआ है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा। मैं आरती दवे लाल चंदानी, धन्यवाद।